अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं बैरियर यूनिवर्सिटी के इनक्यूबेशन मैनेजर इंजीनियर सईद रजवान साहब, और वो हमारे साथ आज हमें डिटेल में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि इनक्यूबेशन के स्टेप से पहले किस तरह क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या करना पड़ता है आपको, और उन सब स्ट्रगल के बारे में वो सारी चीज़ें कि हम किसी इंक्यूबेशन के प्रोग्राम को या एक्सेलरेशन के प्रोग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ हम सेलेक्ट भी हो जाएं, ताकि हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन के प्रोग्राम का पर्पस होता है। तो मैं बगैर किसी ताखिर के इंजीनियर रजवान साहब की तरफ जाऊंगा। ये बेसिकली मेरे भी मेंटोर हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अस्सलाम वालेकुम रजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी, आपके पार्टिसिपेंट्स भी आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो काइंडली आप हमें थोड़ा अपना इंट्रो बताएं। मुझे तो पता है, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस आपको लाइव सुन रहे हैं और बहुत सारे सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं आपको, तो थोड़ा सा शेयर करें और फिर स्टेप की तरफ आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। और आज का जो सेशन है, उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना जो इंट्रोडक्शन देना ये चाहूँगा कि मेरा नाम इंजीनियर सैयद रिजवाली है। बेसिकली मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर और मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में। और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एसोसिएटेड हूँ, जिसके अंदर इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, टीचिंग साइड और एचएससी जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका जो एक टीचर्स प्रोग्राम है जिसको ये एमपीएफटीबी कहते हैं, यानी कि फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैं उसका एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, जिसको ये लोग एडागॉजी या माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जिसमें टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं। फिर इसका एक रिसोर्स पर्सन भी हूँ ऑफिशियली एचएससी की तरफ से। और जो है कुछ ट्रेनिंग्स की भी हैं, कराई भी हैं। सच बस ये है कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी सारी अभी सीखने को भी है, क्योंकि सीखना एक ऐसी चीज़ है, लर्निंग, जो ज़िंदगी के आखिरी कतरे तक रहता है। तो मैं भी सीखने वाला हूँ। और इस वक्त जो तमाम हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, या फेसबुक पे जो लाइव सुन रहे हैं, लिंक्डइन पे जो लाइव सुन रहे हैं, या किसी और मीडियम पे जो हमें लाइव सुन रहे हैं, बेसिकली जो सेशन आज का वो एक सफ़र है अपने आप को ढूँढने का, अपने आप को पहचानने का। तो चूँकि वो सफ़र तो काफ़ी लंबा होता है, 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से एक मूवी होती है 3 घंटे की, ठीक है भाई? तो शुरू में अगर आपने नहीं देखी होती, या आप क्या देखते हैं, ट्रेलर, यानी कि उसका 30 सेकंड का, तो समझ लें कि ये एक सफ़र जो ज़िंदगी का है, एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का है, कि शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए। तो उसकी हम पूरी तो नहीं, एटलीस्ट एक ट्रेलर के तौर पे आपको दिखा सकते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक? तो इस तरह से। तो बाकी अब ये है कि अगर और पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे तो उसको हम मज़ीद अपने प्रेजेंटेशन के भी ले आएंगे। तो जब तक बस मैं आपको यही बता रहा था कि देखें, अभी जो हम इस वक्त जो बात करने वाले हैं, तो जैसे अभी बाबर भाई ने कहा कि ये सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो ये इनका माशाल्लाह बड़ापन है। बेसिकली मैं किसी को यहाँ कुछ सिखाने ही नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ। क्योंकि अभी जो हम आगे बात करने वाले हैं, जो चीज़ आपसे शेयर करने वाले हैं, एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, कुछ रियलिटी के बेस के ऊपर, कुछ धोखे खा के, कुछ पैसों को लुटवा के, कुछ और इस तरह के इंसिडेंट्स, कुछ स्टार्टअप्स के साथ मामला देख के, कुछ स्टार्टअप की प्रॉब्लम्स देखते हुए, क्योंकि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, या जो आज हमने सेशन का टॉपिक रखा है वो है प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट। यानी कि इस माइंडसेट, यानी कि जो ब्रेन आपका लगा हुआ है, इस ब्रेन का माइंडसेट की डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज और कुछ उसके ऊपर मेहनत। तो वो इंशाल्लाह आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, और आपसे जो है सवालात भी लेंगे एंड के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा
कि बार बार जितने सवाल आता है वो दें, क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते पहले अभी माइक्रोसॉफ्ट ने और टाई दुबई ने एक सेशन किया, तो मैंने अटेंड किया और मैंने बड़े सवालात पूछे, क्योंकि उसमें बड़े टेक स्टार और मल्टीपल कंपनीज के जो है वो नामी गिरामी शख्स मौजूद थे, लेकिन वो मेरे सवालात का जवाब दिया नहीं गया। तो चूंकि मैं उस वक्त पार्टिसिपेंट था, क्योंकि सीखने सिखाना भी है, आज सेशन दे रहा हूँ, कहीं सेशन ले लाऊंगा, कहीं आप भी जैसे लोगों से सीख रहा हूँ। तो मकसद ये है कि कोशिश कीजिएगा कि जो जो सवाल आए तो वो बता दें, हम कोशिश करेंगे उसको बताने की। अगर टाइम नहीं हुआ तो बाबर भाई वो सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे दीजिएगा, और काइंडली जितने लोग आपके यहाँ शेयर हो चुके हैं या जो पूछने वाले हैं उनको हम व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के उनके पास जवाब ज़रूर दें। ठीक है जी। अच्छा, जी अब हम बिल्कुल, चैट में भी सवाल कर सकते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, चैट में भी जवाब मिलेगा, और बाकी हमारे सोशल मीडिया पे जो भी कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उनको रिस्पांस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उस पे भी जो है वो हमें पता लगता रहे कि अगर कोई पूछना चाह रहा है या कोई बात करना चाह रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसके ऊपर मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशन भी होगी और प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ बातचीत भी होगी सेशन की। ठीक है, और मीडियम अगर किसी को इंग्लिश भी है तो वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि दोनों मीडियम्स के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा अपनी मजबूत कौमें अपनी ज़बान को नहीं छोड़ती, तो लिहाजा हम चूँकि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हम उसी पे फोकस करते हैं। ठीक, और इस तरह से हम अपने सेशन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। चलिए, हर बार मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो ये आई थिंक ये ऑप्शन आ नहीं रहा स्क्रीन शेयरिंग का, या आपने डिसेबल तो नहीं किया हुआ? क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ तो वो डिसेबल्ड आ रहा है। जी वाह भाई, काइंडली ये स्क्रीन शेयरिंग मेरी इनेबल कर दीजिए आप। अच्छा जी, ऑल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है जी। ठीक है जी, और ये मैं इसको भी शेयर कर रहा हूँ, और ये अब आपके साथ में उम्मीद है कि मुझे इन्होंने इनेबल कर दिया है। और अब आपको बेसिकली जो है ये एडवांस सेटिंग में क्लोज कर देता हूँ, और ये अब आपके पास सेशन नज़र आना शुरू हो गया होगा। बाबर भाई, आपको ये मेरी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो गई है? जी बाबर भाई, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि तमाम जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो उनको आवाज़ भी आ रही है और ये मेरी स्क्रीन भी उनके सामने शेयर हो गई है। तो मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ आ नहीं रही। अच्छा, ये अजान की वजह से खामोश है बाबर भाई, ठीक है। जी बाबर साहब, मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिए, या अगर चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिए कि आप लोगों की मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सर, क्लियर बिल्कुल नज़र आ रही है। स्क्रीन बिल्कुल नजर आ रही है सर। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है जी, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, और इसके साथ साथ बस हम आगे अपना शुरुआत करते हैं और अपने आते हैं एजेंडे की तरफ। ठीक है ना, एजेंडा। तो आज का एजेंडा क्या है, क्यों हम इसलिए जमा हुए हैं, क्या इसका हमें फ़ायदा होगा, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं। नहीं भी होगा तो अपनी कमी कोताहियों को हम देखेंगे कि क्या हो सकी और क्या नहीं हो सकी। तो एजेंडा कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम बेसिकली एक स्टार्ट लेंगे रिफ्रेशर एक्टिविटी से, कि व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज सेट। माइंड सेट क्या चीज होती है, उस माइंड सेट
के बाद फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर माइंड सेट, माइंड को सेट करो, क्या सेट करो, सेट तो बहुत चीज़ होती है, ठीक। तो माइंड को सेट करना किस डायरेक्शन में, कैसे, क्या वो एक्सरसाइज है, क्या वो ज़रूरी है, उसको देखते हुए फिर हम आगे एक बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। वो कॉन्सेप्ट एम्प्टी योर काउ, प्याले को खाली रखो, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ इसका जरूर जिक्र करता हूँ कि ये एक की ऑफ सक्सेस है, कि प्याले को खाली रखना। कि अगर किसी ने इस बात को समझ ली और उस पर अमल कर लिया तो वो जिंदगी में इसके अपने शख्सियत में बड़ा फर्क देखेगा। उसके बाद जो एक सवाल मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा, जिसमें मैं चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट या तो मैं लिख करके बताएं, ठीक, नहीं तो हम उनको अनम्यूट बाबा भाई करके उनको भी हम कहेंगे कि जो है काइंडली हमें जरा पार्टिसिपेट करें। वो ये कि फेलियर और सक्सेस तो हमने सुना है भाई, या तो जिंदगी में आदमी कामयाब होता है या फेल होता है, ऐसा ही है ना भाई, या तो फेल या फिर कामयाब, ठीक है भाई, या इधर या उधर, ऐसे ही है ना, आर या पार, ठीक है। और फिर इसके साथ मैं लिखा और आर या पार के अलावा क्या है, एक हार है एक पार है, एक हार है एक जीत है, एक ऊपर है एक नीचे है, बाकी क्या है। तो उस बाकी क्या को आज हम डिस्कस करेंगे। उसको हम डिस्कस करते हुए हम जरा देखेंगे कि जो 5 वेज होते हैं, यानी कि 5 मुख्तलिफ डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के कि जो लोग आते हैं, यानी ये तमाम चीजें हम बात कर रहे हैं इंक्यूबेशन में आने से पहले। यानी कि आप अभी सोच रहे हैं कि चलो यार कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए मुझे, चलो यार मैं स्टार्टअप में आ जाता हूँ, वैसे ही आजकल बड़ा नाम हो रहा है स्टार्टअप को, बड़ी फंडिंग मिल रही है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाए मशहूर हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह की बहुत सारी आपकी थॉट्स होगी। तो ये जो सेशन है उन लोगों के लिए कि शुरू करने से पहले क्या क्या मेजर लेना जरूरी है, ठीक। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटीज को हम डिस्कस करते हुए हम 5 वेज देखेंगे जो स्टार्टअप इस्तांबुल ने एक माइंडसेट में जो कि काफी अच्छा करा रहा है, उसके हम मॉडल को देखते हुए भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे 10 एसपीज की। अब यकीनन आप बात करेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नहीं भाई, ऐसी मस्जिदों के बाहर जिनमें लोगों को रोका जा रहा है, मान लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो 10 एसपीज हैं ये बेसिकली आपके स्टेप्स ऑफ प्रोसेस है। यानी कि मैं बात करूं इंक्यूबेशन सेंटर की, जहां हम इस वक्त मौजूद हूं मैं, और वहां जो हम इसको लेके चलते हैं तो वहां पे हमारा ये अपना मॉडल है सेल्फ एक्सपीरियंस की बेस पे 10 एसपीज का, यानी कि स्टेप ऑफ प्रोसेस। प्री इंक्यूबेशन से पहले ये माइंडसेट में होना जरूरी है, और इस पे अमल करेंगे तो उसका फायदा है, और अगर ना करें तो भी फायदा हो सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर चीज़ दुनिया में कोई फिक्स नहीं होती, हर चीज़ में अप एंड डाउन होते हैं, और अल्लाह ताला ने हर शख्स को मुख्तलिफ बनाया है। और किसी को कोई चीज़ बाद में समझ में आती है, किसी को जल्दी समझ में आती है, कोई किसी चीज़ को जल्दी से कर लेता है, कोई देर से कर लेता है, रॉकेट साइंस में, लेकिन करते सब है। या कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो कर नहीं पाते। फिर आखिरी में हम सवालात जवाबात का सिलसिला लेंगे, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले अपनी उस रिफ्रेशर एक्टिविटी के ऊपर इधर ही मैं बेसिकली बात करता हूँ कि हम आते हैं अपने इस माइंड सेट के ऊपर, हम बात करते हैं रिफ्रेशर एक्टिविटी ऑफ माइंड सेट, ठीक है जी। अब माइंड क्या है ये सबको पता है, या तो ये है या ये पूरा आपका एक माइंड है, ऐसा ही है ना भाई जी बाबर साहब। जी सर, ये बिल्कुल। और ये माइंड सेट का मतलब होता है कि आपका जो भी इस वक्त आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं एक स्केल बनाऊं और स्केल को ऐसे सेट कर दूं, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्केल को ऐसे सेट कर दूं, नहीं, मेरी डायमेंशन के मुताबिक स्केल ऐसे सेट होगा। तो ये हो गया सेट करना। ये दिमाग जिसको मैं एक शक्ल बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे ये रिफ्रेशर एक्टिविटी है। तो मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूं, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करेंगे। बाबर साहब काइंडली आप भी अपने हाथ ले आइए प्लीज। और जो पार्टिसिपेंट जिनको हम देख नहीं सकते, शाहरुख हो गए, सगीर हो गए, और लोग हो गए, काइंडली जी अपने हाथ सबसे पहले इस तरह कर लें। वो नहीं आप जो है वो किसी से अपना हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बताने के लिए। इसको आप जब यूं करेंगे तो ये बन जाएगा आपका दिमाग जैसी शक्ल। अगर आप देखें दिमाग को तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है जी। ये हो गया दिमाग, और ये आपने अपना जाविया किया सेट, ये माइंड
सेट, वो वाला सेट नहीं जो कुछ और आप समझ लिए होंगे कि जी हमने सेटिंग कर ली। नो नो, ये माइंड सेट, सेट की बात है कि आपके अपने जावियों से, ये हो गया माइंड, ये हो गया सेट। अब जब इस माइंड और सेट को मिलते हैं तो आपके पास मिलके कुछ इस तरह की फिगर बनती है। ऐसे ही करें जी बाबर साहब, क्योंकि जी जी आपको ही मैं देख सकता हूँ जी, ये मैंने हाथ ये लिया, ये किया और अपनी उंगलियों को इधर कर दिया। जी बाबर साहब, जी आइए जी सर आप भी करें, क्योंकि आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ पार्टिसिपेंट भी कर रहे होंगे। जी सर जी जी सर। सर, ये यूं किया, उंगलियों को समझ जैसे आप मिलाते हैं ना, आपने ऐसे कर लिया। जी बाबर साहब, ठीक है जी जी। जी जी करने के बाद अब ये आपका बन गया ये चीज, ठीक है। और ये है वो कंफ्यूजन जो अक्सर लोग अपने माइंड के अंदर रखते हैं, इस माइंड सेट के हवाले से, कि जिसके अंदर उनको समझ में नहीं आता इन दिमाग की गहराइयों में कि हम करें तो क्या करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, और करें तो क्यों नहीं करें। ठीक है जी। तो ये हो गया माइंड, ये हो गया सेट, इनको मिला दो तो ये बन जाता है आपका माइंड सेट। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एक रिफ्रेशर एक्टिविटी थी कि तमाम इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर इसको करेंगे तो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि माइंड और ये सेट का क्या एक कम्बिनेशन है, ये चीज़। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। माइंड सेट क्या है? माइंडसेट बेसिकली एक आपकी दिमागी कैफियत है, जिसके अंदर आपकी कुछ एक्टिविटीज करके, जैसे अभी हमने की, और उससे एक आउटकम निकला। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या हमारा हाथ उठाया, यूं किया, ये करके आखिरी में कुछ अजीब सा दिखा दिया। क्यों बाबर साहब, आउटकम आया नहीं आया इसका? जी बिल्कुल सर। ये आउटकम जी है। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर हम जब बात करते हैं या माइंडसेट की बात करते हैं, ये एक दिमागी सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, और इस कंडीशन के अंदर ही से आपके आउटकम निकलते हैं, इसी कंडीशन से इनोवेशन निकलती है, इसी कंडीशन से आपकी अपॉर्चुनिटी निकलती है, इसी कंडीशन से आपकी ग्रोथ होती है, इसी कंडीशन से आपकी लर्निंग होती है। ठीक है जी। तो ये एक बात कर रहे हैं अभी हम माइंड सेट की, जिस तरह से हमने बताया था कि हम अपने सेशन के अंदर रिफ्रेशर माइंडसेट की बात करेंगे। ठीक है जी, ये माइंडसेट हो गया। अब ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एम्प्टी एयर बाउल का, प्याले को खाली रखो। तो इस वक्त हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, बाबर साहब काइंडली इनको एक एक करके म्यूट करें, और मैं तमाम पार्टिसिपेंट से जी चाहूँगा सर। तमाम इस वक्त पार्टिसिपेंट हमारे साथ शामिल हों, इंक्लूडिंग बाबर भाई आप भी। और आप भी बताएं जी कि सर, क्या सबको समझते हैं, इन तस्वीरों को देख के आपके दिमाग में क्या आया, एम डी यूर बाउल क्या है। जी पहले आप, फिर किस्मत, और फिर उसके बाद हम नीचे तमाम बेसिकली पार्टिसिपेंट से सर बात करें। सोचने का जाविया आप बता रहे हैं कि हर कप डिफरेंट है, कि उसमें कोई खाली है, कोई आधा भरा हुआ है, कोई बिल्कुल खाली क्या है। बात। तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नेगेटिव सोच भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। इसमें हमने वही इम्पेक्ट क्रिएट करना है कि हमारी सोच किस साइड जा रही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त। इसके बाद सर बाबर भाई कोशिश करें, जितने पार्टिसिपेंट हैं एक एक करके अनम्यूट करें, और वो अपनी सबको अनम्यूट किया हुआ है सर। जो कर दिया आपने। जी सर, एक एक करके अब आप शुरू हो जाए सारे। बल्कि मैं इनके नाम भी देख लेता हूँ। एक हमारे इसके बाद किस्मत साहब, जी किस्मत शिराजी साहब, बल्कि शिरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे तो ये समझ रहा है जिस तरह अभी सर ने कहा कि इनमें एक बिल्कुल खाली है और दूसरा जो है इनमें पे कुछ नजर आ रहा है कि इसमें कुछ पड़ा होगा, दूसरा जो है इसमें बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो एक पॉजिटिव माइंड सोचते हुए हम ये कह सकते हैं कि खाली दिमाग और مثبت और बिल्कुल नेगेटिव क्या दिमाग हो सकते हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं। ओके जी, उसके बाद शाहरुख जी, शाहरुख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ सर। एम्प्टी बाउल से हमें ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम जो भी काम करें ना, हम अपने माइंड को खाली खाली हर किस्म के टेंशन से फिर उसकी तरफ हम जाए। वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी ओके सर। जी, उसके बाद हम आते हैं जनाब सगीर साहब की तरफ। That means empty mind. सगीर साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा जरूर से प्लीज़। That means empty mind. ओके, एम्प्टी माइंड, ठीक है, गुड। उसके बाद नकाश साहब प्लीज।
आई थिंक ये मेरे ख्याल से हैं हमारे साथ नकाश सिंह। चले हम इमरान के पास चलते हैं। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमें हमारी? क्योंकि आपकी सर इनपुट बहुत ज़रूरी है। चलें खैर है, कोई बात नहीं, जो अभी सुन लिया जिन लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा जी, हम जो बेसिकली बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट की कि मैं हर जगह इसकी बात करता हूँ, हर सेशन में ज़रूर बात करता हूँ, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो, स्टूडेंट ट्रेनिंग हो, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, कोई सेशन हो, कोई गेस्ट स्पीकर सेशन हो, कोई सेमिनार हो, जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पेश करूँ। इस कॉन्सेप्ट को अगर गूगल पर आप टाइप करेंगे तो आपको 2-3 नामों से मिल जाएगा। ये जापानीज़ हिस्ट्री एक स्टोरी है उसके हवाले से मिल जाएगा, चाइनीज़ स्टोरी के हवाले से मिल जाएगा, जो इनके बुद्धिस्ट होते हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है एम्प्टी या बाउल का, वहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन जो एम्प्टी या बाउल है ये प्याले को खाली रखने का मतलब है, यानी कि एम्प्टी योर बाउल, प्याले को खाली रखो। अब हम देखते हैं प्यालों को खाली क्यों रखो, क्या है प्याले को जो खाली रखने का मकसद है। वो मकसद ये है कि ऑलवेज नंबर 1 विलिंग टू लर्न। कहेंगे सर आप क्या मतलब विलिंग टू लर्न? हमेशा सीखने के लिए। क्या सर तो सीखने वाले पहले से ही हैं, ऐसा ही है ना भाई। अगर मैं एम्प्टी या बाउल की बात कर रहा हूँ तो ये खाली प्याले से, सर आपकी मुराद क्या है? सीखने वाले तो हम पहले से ही हैं, ठीक हो गया? ठीक है जी, मान लिया सीखने वाले पहले से ही हैं, लर्निंग का जज्बा आप में मौजूद है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। ये बताइए कि अगर कभी आप में से कुछ सेशन में से अभी खड़ा हो जाए और आके मुझसे कहे कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या ये एम्प्टी योर बाउल, व्हाट डज इट मीन, वी डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है जी, मान लिया। फिर देखिएगा ये बवे यहाँ से यहाँ, हाथ यहाँ से यहाँ। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएट है मानने से। व्हाट डू यू मीन बाय मानना? मीन्स एक्सेप्टेंस। Acceptance for what? You need to rectify your intention. अपनी इस्लाह करना, यानी कि अपने नज़रियात की, अपने इरादों की इस्लाह करना। इस्लाह करने का मतलब क्या? मतलब ये कि मानना। You need to accept, you need to admit that I need to know, I don't know. I want to know, I don't know. मतलब क्या? मुझे नहीं आता, ये सीखना है। बड़ी अजीब बात है, क्या सीखना है भाई, क्या ज़रूरत है सीखने की? और ये मानना कि मुझे नहीं आता, यानी कि जिसको हम मैं कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि एम्प्टी योर बाउल का इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से लिया है, और मैं जो अपने मुताबिक लेता हूँ और जो मैंने जिस ट्रेनर से इसकी ट्रेनिंग ली थी तो उसके हवाले से एम्प्टी योर बाउल का पैंसर अपने आप को मनवाने पे था कि मानो नहीं आता मुझे सीख। कैसे? इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो अगर आपके सामने मैं ये एक ग्लास लेके आऊँ, ठीक है, और इसके सामने आपको दिखाऊं तो ये आपको ऑलमोस्ट भरा हुआ लग रहा है, ऐसे ही है भाई, ठीक है। एम्प्टी योर बाउल में आप कैसे मानेंगे कि मुझे नहीं आता मुझे सीखना, मुझे नहीं आता मुझे सीखना? इस तरह से होगा कि जब तक आप मानते रहेंगे मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता सीखना है, मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, आता जा रहा है आता जा रहा है प्याले में। जहां आपने कहा मुझे तो सब आ गया और ये पानी गिरना शुरू हो गया, ऐसा ही है। और जहाँ जहाँ आप जिंदगी में कहते रहे मुझे नहीं आता, विलिंग टू लर्न, मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता, ये पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि फलदार दरख्त झुका हुआ होता है। मतलब क्या? मतलब यही कि अक्सर आपने सुना होगा बचपन में, यकीनन आपके वालिदैन ने आपको बताया कि बेटा रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ो दिमाग तेज होगा। क्या है? ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। इंसान तो एक ही है, दिमाग इतना सा है, कैसे इल्म में इजाफा होगा? आओ इंग्लिश ट्रांसलेशन में चले जाते हैं, नॉलेज इंक्रीज इनसाइड मी, मेरे अंदर अब कैसे बढ़ेगी नॉलेज? यू नीड टू नो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एम्प्टी योर बाउल। प्याले को खाली रखो मीन्स मानते रहना, मुझे नहीं आता मुझे सीखना है। तो होगा क्या? प्याला रहेगा खाली,
और नॉलेज आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, लेकिन रास्ता खुला रखना है। जिस दिन हमने ये कह दिया मुझे सब कुछ आ गया, मुझे कुछ नहीं आता, रास्ता वहीं बंद। सीखने का, ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर ये एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब आप ये करते हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन एस्पेक्ट्स को जोड़ेंगे कि प्री इंक्यूबेशन में इसकी ज़रूरत क्या है, माइंडसेट के अंदर एम्प्टी और बाउल की, कि मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, ज़रूरत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जब आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, और आप सोचेंगे कि यार मैं जितना सीखता चला जाऊंगा और जितना आर्ट करता चला जाऊंगा, अपने आप को मनवाना कि देखिए मुझे नहीं आता मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं आता मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं आता मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है। आप अपने नॉलेज को, स्पैन को बढ़ाते रहेंगे। जब नॉलेज के स्पैन को बढ़ाते रहेंगे और आपके अंदर ये करेज पैदा हो जाएगा कि मुझे नहीं आता, ये बहुत बड़ी करेज है। अपनी मैं को मारना, लोग वली बन जाते हैं सिर्फ मैं को मारने से, ठीक है। जब आप ये मैं को मारेंगे ना, तो अब आपके ऊपर बचपन से एक कुकर बना हुआ है, प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर क्या, अभी जितने लोग आप बैठे हैं, यकीन कीजिए, जरूरी नहीं है सबके साथ, चंद लोगों के साथ ही सही, ये हुआ होगा कि उनके वालिदैन ने जब वो नर्सरी में होंगे कहा होगा बेटा फर्स्ट आओ साइकिल दिलाऊंगा, हुआ होगा। उसके बाद पहली से लेके 8वीं तक, सबके साथ नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद कोई पोजीशन नहीं। ऐसे ही है ना, मुंह छुपाया ओहो 9 10 आ गया, ऐसे ही है। उसके बाद मैट्रिक से लेके इंटर सेकेंड ईयर तक, कॉलेज लेवल तक, ए ग्रेड A1 ग्रेड के बाद कोई ग्रेड नहीं, सी डी की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो होता क्या है कि जब आप एम्प्टी और बॉल की प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज़ को रियलाइज करेंगे मुझे नहीं आता मुझे मानना है, सीखना है, इस चीज़ को मानेंगे, सॉरी, तो उसके बाद आपके अंदर ये करेज पैदा होगी। जो प्रेशर कुकर आपके दिमागों में लगा हुआ है, हारने का डर, 9th आ गया तो क्या होगा, जॉब में अगर बॉस ने ये पूछ लिया मुझे नहीं आता तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं। तो वो डर, आप उस प्रेशर से निकलेंगे, और जब आप इस डर से निकलेंगे कि मैं कुछ कहूँगा या करूँगा या मैं कुछ भी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, फेलियर तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, उस कैफियत से आप बाहर आएंगे। तो ये आपकी कैफियत आता है एम्प्टी युवा पावर, और जो आपको एंटरप्रेन्योर प्री इंक्यूबेशन, यानी कि आपको एक कारोबारी दिमाग के लिए या आपको कोई स्टार्टअप या छोटा अपना होम बिजनेस करने के लिए, ये माइंडसेट आपको बहुत मदद देगा। जो भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो आगे फिर जो हम बात करने वाले हैं आपको मजीद समझ में आएगी। एम्प्टी युवा बाउल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्याले को खाली रखो, मतलब क्या, मानो मुझे नहीं आता मुझे सीखना है, ठीक हो गया। जब आपको सीखने का समझ में आएगा तो फिर उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन होगा कि अपने डर को निकालने का, कि आप कभी डरेंगे नहीं, हार से पीछे नहीं हटेंगे। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं तो हार ही जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, नो नो नो, यू विल ट्राई, लेट्स सी, ठीक है ना। आपका ये डर खत्म हो जाएगा कि मैं 2 रुपए से, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या 5 लाख से 3 लाख से छोटा सा कारोबार करता हूँ, भले एक छोटी सी, लेट सपोज पान का खोखा लगा देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो आप कभी इस चीज से घबराएंगे नहीं, कि आपको लोगों का डर नहीं होगा, किसी चीज का डर नहीं होगा। और फिर उसके बाद देखिएगा जो खुले, इसीलिए अगर आपने सुना होगा, अगर आपने डी का इख्तियार वो किया है, यही है ना, कि डर के आगे जीत है। वेरी वंडरफुल पावरफुल लाइन, कि डर के आगे जीत है। तो ये सारे जो है वो बेसिकली इश्यूज है, ठीक। तो ये एम्प्टी और बाउल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके अंदर आपको समझ में आता है अपने आप को पहचानो, ठीक हो गया। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक कोड आती है, कि जब आप इस कोड को देखेंगे तो आपको ये बात नज़र आएगी कि एक कहावत है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसको पॉपुलर फिलॉसफी के अंदर भी इसको यूज किया गया है, और जो कहा गया है कि भाई क्या है बेसिकली, कि लोग जैसा सोचते हैं कि व्हेन दे थिंक दे नो द आंसर,
सही है ना। अगर आप समझते हैं कि जी आपको सब कुछ पता है जो मैं बता रहा हूँ, तो पीपल विल आर डिफिकल्ट टू गाइड। यानी कि मकसद ये है कि अगर इन केस आप कहीं किसी से कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं जिंदगी में किसी मुकाम पे जाना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि मुझे तो सब पता है यार, मैं लोगों से पूछ के क्या करूंगा, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर आप तो ये पता हो कि मुझे नहीं पता, तो आप अपने रास्ते खुद निकालेंगे। यार मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है, ऐसे कूद के जाना है, मुझे डंडा का इस्तेमाल करना है, मुझे यहाँ से दरख्त का सहारा लेना है। 100 तरीके देखेंगे, 99 आपकी लर्निंग होगी और एक आपका सक्सेस होगा। और वही आप फिर लोगों को बताएंगे, बेटा धूप में बाल सफेद नहीं किए, जो सुनते होंगे बड़े बूढ़ों से मूवीज के डायलॉग। तो वो क्या है कि वो 99 वेज आपको पता होंगे कि भाई ये हमने किया, इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन तुम ट्राई करना चाहो तो कर लो। ठीक है जी। तो ये है एम्प्टी योर बाउल का कॉन्सेप्ट। आगे जब हम इसे एम्प्टी योर बाउल के कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आपके पास एक, फिर मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा, जो इस वक्त तमाम हमारे पास पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई होगी, जिसमें फेलियर सक्सेस, क्योंकि आपके सामने देख रहे होंगे कि भाई एक आदमी है, दो रास्ते हैं, या तो हमें सिखाया जाता है कामयाब हुए या तो नाकाम हुए। ऐसे ही है ना भाई। जब कामयाब हुए तो क्या हुआ कि ये दिखाया कि जी आपकी कंपनी बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं इस ब्लू वाली पिक्चर में, और फिर आपके पास ये पैसे आते चले जा रहे हैं, और आपने कहा जी बेहतरीन आइडिया, और फिर आपने जिसको हम फेलियर कहते हैं, सक्सेस की तरफ बेस्ट की तरह से छलांग लगा ली या हू करके। तो अब जितने लोग हैं, अगर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि फेलियर और सक्सेस तो हमें सब पता है, क्या उसके अलावा कुछ और भी है? जी किस्मत साहब। जी किस्मत साहब, प्लीज काइंडली अपना हमें चैट पे दें या वॉइस मैसेज दें, ताकि हमें पता हो कि आप हमारे साथ हैं। शाहरुख साहब प्लीज। यस सर। प्रकाश। I'm जी सर प्लीज। जी सर, मैं आप ही के साथ हूँ, सुन रहा हूँ आपको। ओके ओके जी जी। तो सर आप क्या समझते थे कि फेलियर सक्सेस तो हमें बचपन से बताया जाता है, सही है ना भाई? जी सर। फेलियर है या तो नाकाम हुए या कामयाब हुए, क्या कोई और चीज भी होती है इसके अलावा? सर हर हर चीज में ना सर, आदमी को कंसिस्टेंट होना चाहिए। फेलियर और ये जीतना का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम बड़े बड़े वेरी गुड। बिजनेसेस को देखते हैं, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं, फिर भी वो नुकसान में होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक टारगेट गोल सेट किया होता है और वो उस पर पहुंच नहीं पाते, तो ये भी उनका फेलियर है। क्योंकि वो जो ठीक है, बैरियर्स जो उन्होंने लगाए हैं, उन्हीं के मुताबिक वो चलना चाहते हैं, जिससे हम कहते हैं आर्टिफिशियल गॉड्स जो बनते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, तो फिर भी वो गोल अचीव नहीं कर लेते, फिर भी क्या। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि सेडिया जो निजाम है वो काफी डिस्टर्ब करता है ये स्टार्टअप कल्चर को। ओके ठीक है, सही है, एग्रीड Yes, sir. एग्रीड। ठीक है, गुड, अच्छा कहा आपने, शाबाश। ओके जी। अच्छा जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा या हम आगे बढ़े? जी मैंने कहा कि मैं किसी और से भी कमेंट लेना चाहता हूँ, तो काइंडली जो है अपना सकीर साहब काइंडली अपने कमेंट दीजिए हमें प्लीज। जी ये सकीर साहब काइंडली अपने मुझे कमेंट दे दीजिए। इमरान साहब अपने कमेंट दे दीजिए हमें प्लीज, ताकि फिर हम आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने इस वक्त चैट पे देखा कि इस वक्त बिल्कुल मेरे पास किस्मत साहब का आ गया है मैसेज, ठीक है, और शहरियार साहब का भी मैंने मैसेज देख लिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये तो हमें समझ में आ गया अपनी लाइफ के अंदर कि भाई हमें ये दो चीज़ें बचपन से सिखाई गई हैं, ठीक है। तो मैं एक मॉडल शेयर करूँगा जो इसके बाद आया, और फिर इसके बाद एक मॉडल है जो एक हमारे बड़े सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, और वो मुझे उनका मॉडल बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे जब से उन्होंने सिखाया है, मैं हर बंदे के साथ शेयर करता हूँ, और उसमें यकीन करें एक नई रूह उन्होंने फूंक दी, और ऐसा ज़बरदस्त उसके अंदर एक चीज़ डाल दी, जो मैं इंशाल्लाह भी आपसे शेयर करता हूँ। वो ये
कि देखें भाई, सबको पता था फेलियर है या सक्सेस, या तो नुकसान है या फ़ायदा है, ठीक है भाई, या तो हार गए या तो जीत गए। फिर हमें ये सिखाया गया कि देखें, ट्राई 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 अगेन अनटिल यू गेट द सक्सेस। सही है ना भाई? तो ये हमारे सामने एक मॉडल है जो पेश किया गया, ठीक है ना। और इस मॉडल को बना के ये दिखाया गया कि जी ट्राई करें, फेल हो जाए कोई बात नहीं, फिर ट्राई करें, फिर ट्राई करें, जिसका आपने जो है वो मशहूर वाक़या सुना होगा, ठीक है, जो कभी मुख्तलिफ लोगों के साथ एसोसिएट किया जाता है कि जी एक बादशाह था, अपनी जंग हार गया था, उसने चूटी को बार बार गिरते हुए देखा, बार बार उसने की। फिर कभी महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कभी सुना जाता है, लेकिन ठीक है, इसमें क्या रियलिटी क्या नहीं, लेकिन एक बताई जाती है कि भाई हारियल फेल तो होता है, लेकिन फिर इसका ट्राई करो, ठीक है ना, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई क्या करो, वो ये, क्योंकि हार क्या है, हार क्या है, हार जॉब से जाने का नाम नहीं, हार क्या है, बैंकरप्ट होने का नाम नहीं, हार क्या है, स्कूल कॉलेज से निकाल देने का नाम नहीं, हार क्या है, कि किसी से किसी बात की गलती पे पिटाई खाने का नाम नहीं। फिर मैं 4 लोगों के नाम लूंगा जिनकी मैंने एग्जांपल दिए, आपके हो सकता है उनके लिए हार हो। स्टीव जॉब्स को जब उसके कॉलेज से यानी कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्या उसके लिए हार थी? चलें जी, सवालिया निशान। बिल गेट्स को निकाला गया, क्या उसके लिए हार थी? सवालिया निशान। जब आइंस्टाइन को उसके टीचर ने कहा कि तुम मैथ नहीं पढ़ सकते, क्या ये उसकी हार थी? सवालिया निशान। फिर उसके बाद एडिसन, ठीक है, जब वो अपने एक्सपेरिमेंट करता था और ट्रेन के डब्बे में उसके एक्सपेरिमेंट, ये और आप जाए गूगल पर चेक कर सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट जब करता था तो उसने ट्रेन के अंदर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसको इतना मारा था उस वक्त उस वक्त जो भी मालिक था कि उसका एक कान से वो बहरा था, ठीक है। तो क्या वो उस दिन उसकी हार हुई थी? उसको स्कूल से निकाल दिया गया था इस बात पे कि तुम जो हो पढ़ने के काबिल नहीं हो, ठीक है। उसकी वालदा ने मोटिवेट किया कि तुम मुझसे बहुत अच्छे हो, तो कहना स्कूल आने की ज़रूरत नहीं, व्हाटसोएवर जो कहानी है। लेकिन क्या वो हार थी? नहीं। हार क्या है? हार इज जस्ट दिस, वो इज अ फेलियर इज जस्ट दिस। ये है, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये it's you, it's yourself, it is your mind. Once you accept that you are fail, then you are fail. जिस दिन आपने इस दिमाग में कि अपने आप से हार मान ली, उस दिन हार गए। ये एक मॉडल है जो मैं पेश करता हूँ, ठीक है ना। ट्राई ट्राई अगेन, जब तक आप अपने आप से हार नहीं मानते उस वक्त तक। और ये क्या है, एम्प्टी और बाउल की जो हमने बात की, फिर हमने उससे मानने की बात की, एक्सेप्टेंस के बाद हमने बात की लर्निंग की, लर्निंग के बाद हमने बात करें फेलियर और सक्सेस की। क्योंकि जो अगर लोग बाद में आने वाले हैं तो मैं साथ साथ रिकैप भी देता हुआ जा रहा हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करते हुए आ गए और क्या क्या आगे हमने अभी डिस्कस करना है, ठीक। उसके बाद हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर अजमत खान साहब, उन्होंने मुझे एक मॉडल बताया जो कि उनका अपनी ज़िंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस था और वो तो आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए जी, दुनिया आपको सिखाती है हार या जीत। फिर उसके बाद अपने ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखा कि नहीं, जिस दिन अपने आप से हार मान ली, आप हार गए, उस दिन आप हार गए, अदरवाइज फेलियर इज नथिंग। उसके बाद जब अजमत साहब ने एक ज़बरदस्त मॉडल बताया, वो ये कि उन्होंने कहा देखिए रिजवान साहब, ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, सक्सेस और लर्निंग। फेलियर कुछ नहीं होता। सुनिए जनाब, मैं फिर कह रहा हूँ, या तो इंसान सीखता है या फिर कामयाब होता है। सुन ले आगे, उन लोगों के लिए मोटिवेशन है, फेलियर इज नथिंग। मैंने आपके सामने और मुख्तलिफ लोगों की एग्जाम्पल रख दूँ कि जो बज़ाहिर फेल थे, ड्रॉप आउट थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मुझे नहीं पता इसको जो जूम चला रहा है या कहाँ का पड़ा हुआ है, इसका क्या बैकग्राउंड है। एनीवेज, तो मैं ये बता रहा हूँ कि फेलियर इज नथिंग, इट जस्ट दिस। ये असल चीज लर्निंग इतनी आपने, मैंने पहले भी कहा कि या तो ये जो सेशन है इससे लर्निंग मिलेगी या ये सक्सेसफुल होगा। ऑलवेज बी मोटिवेटेड, अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना अपने आप को कि यार मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। जी नहीं, दिस इज योर पार्ट ऑफ लर्निंग।
Every good experience comes from the bad experience, or you can choose other people's experience. ऐसे ही है ना भाई, कि बुरे होता है तो अच्छे का समझ में आता है, जब नुकसान होता है या लुटते हो तो अगले की पहचान होती है। ऐसे ही है ना। और फिर या तो दूसरे को देखते हुए उससे इबरत पकड़ के आप सीखते हो। तो ये हमने जो आज नए एक मॉडल की बात की, ये लर्निंग और सक्सेस का मॉडल है। या फिर ये डू नॉट डिफीट योर सेल्फ का मॉडल है, कि अपने आप से हार नहीं माननी। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एम्प्टी बाउल के साथ प्याले को खाली रखो, यानी कि अपनी स्किल सेट, अपने इल्म को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने अंदर आजिजी को बढ़ाओ, इनकिसारी को बढ़ाओ, डाउन टू अर्थ रहो। जब वो होगा तो मानने का जज्बा आएगा, एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस आएगी तो आप हारने से डरना छोड़ जाओगे। जब हारने से डरना छोड़ जाओगे, यानी हार गया, टाटा बाय बाय, कट कट कर दिया। अब हम क्या लिया? लर्निंग। सीखने के अमल में आ जाओगे। जब सीखने के अमल में आ गए तो या तो सक्सेस होगी या लर्निंग होगी। तो ये मेरी बात याद रख लीजिएगा। आज के बाद फेलियर का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से शक शक तो देखते हैं आप, डिटोल का इख्तियार जो बच्चों को दिखाते हैं, शक शक जरासीम दूर, तो यहाँ पर शक शक, फेलियर गायब, लर्निंग या सक्सेस। आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कुछ पर्सनालिटीज की, यानी कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, जिसके अंदर हमारे पास कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कंपनियां बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंपनियां बना करके वो सोचते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं कि वो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे, फिर वो इन्वेस्टर बन गए, फिर बिजनेस ओनर। जो अभी यहाँ पे स्टेट कल्चर की जो बात की थी, वो बिजनेस ओनर्स की बात की थी, बिल्कुल सही। जो अभी हमारे पास है, आई थिंक मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद शाहरुख ने भी बात कही थी कि सर यहाँ पे जो हम स्टेट या कल्चर है, ये बिजनेस ओनर्स, ये भी एक पर्सनैलिटी है एंटरप्रेन्योर्स की। या फिर CEO, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ऑफिसर्स की एक पोजीशन हो जाती है। ठीक है, इसकी हम कुछ टाइप भी हमने देखी कि भाई ये टाइप्स है हमारे पास। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल उस कॉन्क्रीट एलिमेंट की तरफ, कि जो 10 स्टेप्स हमने डिफाइन किए हैं, जिसको हम SPs कहते हैं। ये पुलिस का SP नहीं है, ये स्टेप ऑफ प्रोसेस, स्टेप ऑफ प्रोसेस। और हो सकता है आप गूगल भी कर ले तो आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएगा। तो ये हम आपको अपने जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से जो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, उसके हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या मेजर्स होते हैं इस सेशन के, या फिर क्या इस ट्रेनिंग के, या इससे क्या आपको अगर अपना स्टार्टअप रखना है, स्टार्टअप खोलना है, या आपने अपना कोई भी, चाहे 1 रुपए से लेके 1 अरब तक का कारोबार हो, कोई काम हो, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। नहीं होगा तो हमें बता दीजिएगा, हमारे लिए भी अगेन लर्निंग होगी। स्टेप नंबर 1 की हम बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपके पास सबसे पहले बिजनेस और स्टार्टअप नेम। क्या मतलब भाई? आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, स्टार्टअप और बिजनेस का नाम? कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बात है। हर आदमी यकीनन स्टार्टअप का नाम सोचता है, बहुत ही अच्छी बात है, सोचना चाहिए। अब मैं किसी और स्टार्टअप की नहीं, वैसे तो सिलिकॉन वैली की भी मेरे पास एग्जांपल है, लेकिन मैं लोकल एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर। और अपने ही इंक्यूबेशन के एक स्टूडेंट जो हमारा इस वक्त है भी बहरिया का, और इंक्यूबेटी भी है, और उसका कारनामा भी है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। बहरहाल, तो उसने एक फंडिंग हासिल करी, ठीक है जी। फंडिंग हासिल करने के बाद जनाब अली बैंक में गए, उन्होंने कहा ठीक है यार, कंपनी के नाम पे अकाउंट है तो चलो कंपनी के नाम खुलवाते हैं। अब हुआ क्या कि जो उसने नाम रख के 3 साल से चला रहा था, कितने साल से? 3 साल से। पता ही चला वो तो उस नाम जैसी एक और कंपनी एग्जिस्ट करती है। अब कंपनी का नाम चेंज किया उसने, इन्वेंटेक एक्चुअली नाम था, जो कि और कंपनियों का भी था। ठीक हो गया। उसने कभी चेक ही नहीं किया कि भाई किसी और कंपनी का तो नाम नहीं है। ठीक है, मैंने अभी एक वेबसाइट आपको दिखा दी, ठीक है ना, जिसमें आप अपने नाम जनरेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट ना हो। biznamewiz.com एक इस साइट का नाम है। इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी, इस पर आप अपने स्टार्टअप का नाम देख सकते हैं। लेकिन जो भी नाम हो,
आपने उसको इंक्यूबेशन से पहले सोचना है, और सोच कर उस नाम को आपने रीचेक करना है कि किसी और कंपनी का नाम तो नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट को भी बता देता हूँ कि जो उसने इन्वेंटेक की कंपनी हुआ कि कोई 2019 मार्च में, एक साल पहले, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम हुआ है। स्टैमर्स एक कंपनी थी, ठीक है, स्टैमर्स ने किया, और स्टैमर्स ने हमारे उस स्टार्टअप की सर्विसेज दी, ठीक है, उसको पे किया, फेयर एनफ, और उसको पे कर दिया। उसके बाद उसको एक फंडिंग दी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, बैरिया की तरफ से, जब वो बेचारा चेक लेके गया तो वो मैंने आपको बता दिया। और इस तरह की सिलिकॉन वैलीज की भी रियल स्टोरीज हैं। ये कंपनी फॉर्म हो गई, उसको फंडिंग मिल गई, अब जब पहुंचा तो पहले उस कंपनी का नाम ही किसी और ने रखा हुआ है। और अब क्या करें, चेक दोबारा बनवाएं क्या? बहरहाल, इसीलिए सबसे पहले जो 10 पीस की मैं बात करूंगा, माइंडसेट, जो भी हमने देख लिया, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनने के लिए किस तरह से होता है। एम्प्टी बाउल, पहले को खाली रखो। कैसे रखो? ये मानो कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखने के अमल में आओगे तो मैं को मारोगे। जब मैं को मारोगे तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, हार को कुछ नहीं समझेगा, आपके अंदर मोटिवेशन रहेगी। मोटिवेशन रहेगी तो आपके पास या तो लर्निंग होगी या फिर सक्सेस होगी। जब ये माइंडसेट होगा तो सबसे पहले आप माइंड नेम चेक करेंगे, दूसरी वेबसाइट पे जा करके उस नाम को चेक करने के अलावा जो हमारे पास या स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक SACP ने वेबसाइट बना दी है, इसकी ईमेल है, वहाँ आप जाएं, ईमेल भेजें, ईमेल भेज के वो नाम बताएगा, या आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपने जो भी नाम रखा, जैसे उसने का नाम था इन्वेंटेक, तो उसने इन्वेंटेक बेसिकली रखा। इन्वेंटेक के अलावा टैग जितनी कंपनी आ रही थी, फिर आपको इससे NOC लेना पड़ती है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लोग सोचते ही नहीं है, कारोबार भी खोल लिया, कंपनियां खुल गई, पता चला यार नाम तो किसी और का था, अब परेशान, कैश कहाँ से जमा कराएं, पैसे कहाँ से, क्योंकि जितने भी लोग हैं मेजोरिटी, अभी हम अकाउंट की तरफ भी आएंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ भी आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है आपके कंपनी, आपके बिजनेस का नाम, आपका अपना हो भाई, उसको चेक करना। खुदारा पहले मैंने आपको वो वाली वेबसाइट दिखाई है, SACP की दिखाई, उनको ईमेल कर लें, उनके नाम देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ये हो गया पहली चीज, आपका बिजनेस का नाम। दूसरा जो SPs है, यानी कि स्टेप ऑफ प्रोसेस है, वो आपके पास आता है आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का। माजरत के साथ कि ये तो अभी आपको प्री इंक्यूबेशन में ना, यानी कि इंक्यूबेशन में आने से पहले की हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये चीज़ें आपके माइंडसेट में हो कि भाई हमने करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोगों का ये है कि यार कंपनी बन जाए, लोग आ जाए, फिर कंपनी फॉर्म करो। ओके, एग्रीड। इसके लिए भी आपको SACP के पास जाना होगा। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूँ, आप जाएं, आप जाके रजिस्टर करें, और ये 1000 रुपये लेते हैं आपका। अगर 1 लाख रुपए रेवेन्यू दिखाएंगे, 1 लाख बढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से उतने 1000 बढ़ते जाएंगे। 1 लाख रेवेन्यू दिखाते हैं आप स्टार्टिंग में, जो मिनिमम आप दिखाएंगे तो आपको 1000 क्या आएगा, ठीक है जी, आपको रिटर्न टैक्स होगा। जिसमें से लोग IT के बिजनेस की अगर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी IT का बिजनेस है, उस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IT के उस पर एग्जेम्पशन दी हुई है, उस पर टैक्स माफ है 2-3 साल तक। ठीक, तो कहने का मकसद ये कि रजिस्टर्ड कराएं खुदा के लिए। आप जैसे उस स्कूल का मसला क्या हुआ कि फंडिंग मिली, सब कुछ हुआ, पैसे आए, तो जमा कैसे कराऊं? वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है अभी तक, और वो यूनिवर्सिटियां बंद है, वो खुलेंगी प्रॉपर, तो उसके बाद वो चेक उसका चेंज करवा के अब इन्वेंट टैग से टैग भी हो गया है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम फील ही नहीं करते। और यहाँ पे इल्ला माशाल्लाह इतनी सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो प्रॉपर बिजनेस कर रही हैं, चल रही हैं, लेकिन वो कंपनियां रजिस्टर्ड ही नहीं है। और जितनी इंटरनेशनल फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग, इन्वेस्टर पेज जितनी भी होती हैं, वो आपसे आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड चाहती हैं, कहती हैं भाई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो हम पैसे देंगे, वरना पैसे नहीं देंगे। तो ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। ठीक, यानी कि पहले आपका कंपनी का नाम, कंपनी के नाम के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो मैं अभी आपको तीसरा पॉइंट दिखाने वाला हूँ, और जिस मैंने एक पिक्चर एक जगह से उठाई है, तो उसकी सोर्स भी मैंने शोर कर दी, वो है इन्वेस्टर, फंडिंग, ओन पॉकेट। ये तीसरा पॉइंट, जो कहने का मकसद ये है कि हर डोमेन के मैंने लोग देखे, हर डोमेन के अंदर ये आ जाता था कि आपके पास आयदर अपनी जेब से लगाऊं, नहीं लगाऊं, यार कोई फंडिंग दे दे हमें, ठीक है, फंडिंग चीज़ खुल गई हैं, कोई इन्वेस्टर मिल जाए, ठीक है जी,
हमारे पास इन्वेस्टर आ गया, ओके। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि अगर आपने वाकई में एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ करना है, तो आपको लाजमी है कि आप अपनी जेब से एक अमाउंट रखें, लाजमी रखें। क्योंकि जब तक, अगर आपने वाकई में कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपने लाजमी है कि आप जो है एक रुपया उसमें खर्च करे बगैर आप नहीं सीख सकते। जिसमें कहते हैं अपना जान माल नहीं लगाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसी तरह से जो है वो आप लोग इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग हैं, ठीक है, फंडिंग का भी इंतजार करें, इसका भी इस्तेमाल करें, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना एक अमाउंट रखना है शुरू करने से पहले, लाजमी। और पूरा उसका सोचना है, ठीक है, जो आप सोचते हो सकता है पूरा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट रखना है। 100% आपने इन्वेस्टर के ऊपर फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं। इसका तीसरा इस चीज का पॉइंट है। पहला पॉइंट कंपनी का नाम, दूसरा उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कोशिश करें कि जब आप स्टार्ट करने से पहले उसको करवा लें। बहुत से लोगों का अपना होता है कि ठीक है जी कोई बात नहीं, आप जो है वो बेसिकली बाद में कर लेंगे, लेकिन बेहतर है कि कंपनी खोलने से पहले ही उसको कर लें। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे एसपीज की तरफ, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ फाउंडर्स, को फाउंडर्स उनका। ठीक है जी, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं जो स्टार्टअप में देखते हैं नए नए आ रहे हैं, 4 लोग शामिल हो गए, 3 लोग हो गए, फाउंडर्स हो गए, और फिर उसके बाद अगर कंपनी में 1 रुपया भी कमा लिया तो ऐसा होता है, अल्लाह माफ करे, कि छुरियां लेके एक दूसरे के पास चढ़ जाते हैं। यार मेरी मेहनत ज़्यादा से की थी, मैं तो मार्केटिंग का काम किया था, मैंने ये काम किया था, मैं ये था, तुम तो सोए हुए होते थे। मैं उन स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ नए नए। तो हमेशा अपने सेलेक्शन करते हुए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपने फाउंडर्स, अपने को फाउंडर्स शुरू से ही अपना एक माइंडसेट बनाए। ठीक है, प्री इंक्यूबेशन के अंदर ये बात आ सकती है, मैं मान सकता हूँ कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर ठीक है हम आ तो सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपना एक विजन बना लें, इसके आप इतने लोग रख सकेंगे, ये हमारे फाउंडर्स होंगे, ये को फाउंडर्स होंगे। ठीक है, अप एंड डाउन आएगा, 100% कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक माइंडसेट जरूर रखें कि कौन क्या आपके साथ होगा। ठीक है जी, कि आपके 2 को फाउंडर्स होंगे, एक अपना सीईओ होगा, जो भी है, तो इसको आप जरूर ख्याल कर लीजिएगा। क्योंकि बाद यही होता है कि फाउंडर्स बन गए, को फाउंडर्स बन गए, फेसबुक का वाकया आप सबको पता होगा, मशहूर वाकया है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। आगे चलते हैं हम तीसरी बात के ऊपर, सॉरी 5वीं बात के ऊपर, वो है पेमेंट ऑन कॉइन्स। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितने स्टार्टअप्स हैं वो ये होता है कि को फाउंडर, फाउंडर 5 लोग मिल गए, चलो जी हम मिलकर कारोबार करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। हुआ क्या कि बाद में आपने किसी को बुलाया, उसने फाउंडर बना, को फाउंडर बना, बाद में वही वाली बात कि पैसा है, जो छुरियों वाली मिसाल, अब वो हिस्सा कुछ सोचा ही नहीं था, या जो सोचा था वो कहता है मैंने काम किया, वो कहता है मैंने काम नहीं किया, लाओ मेरे स्टार्टअप का हिस्सा दो। अगेन फेसबुक की एग्जांपल दूंगा, सबको पता है, इसको मूवी बनी है सोशल नेटवर्क, कि उसके ऊपर आके उसने क्लेम किया, तो देना भी पड़ा क्लेम। तो बेहतर ये होता है कि पहले ही से जो आपने अमाउंट लिया है तो अपने साथ फाउंडर, को फाउंडर लिमिटेड रखें, एक रखें या ना रखें। और जो लोग आप शामिल कर रहे हो, खुदा के लिए उनको पेमेंट रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ ऑन पेमेंट रखें, क्योंकि होता ये है कि जब कुछ कारोबार चल जाता है तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, और मैंने बड़े स्टार्टअप में टूटते हुए देखे हैं, उनके इश्यूज देखे हैं। इसी वजह से वो पहले से डिसाइड नहीं करते, हर कोई फाउंडर बन जाता है, हर कोई 50% 60% का शेयर ले लेता है, अभी काम शुरू नहीं हुआ सोचते हुए। तो ये प्री इंक्यूबेशन मेजर्स की जो ट्रेनिंग माइंडसेट है, इसमें ज़रूरी है कि ऑन पेड एम्प्लॉय वाला ही मॉडल सबसे बेहतरीन है, कि आप जो भी जिससे जो सर्विस ले रहे हो या जिससे जो काम करा रहे हो उसकी पहले पेमेंट करो, उससे डिसाइड करो और फिर आगे बढ़ो। फिर जो अप्रोचेस हमने यहाँ देखी है, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करते, जो मैंने आपके सामने लिखवाया रखा है, गेट रिड ऑफ सुपर ह्यूमन या सुपर मैन वुमेन, जो भी कह लें आप, इस अप्रोच से बाहर निकलना है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने किसी में सलाहियत दी है, फेयर इनफ, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, लेकिन हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। खुदा रहा इस चीज़ को समझे कि आपकी मार्केटिंग का कोई और काम करेगा, आपका फाइनेंस देखने वाला कोई और होगा,
आपकी रजिस्ट्रेशन कराने वाला हो सकता हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग में हो, आप कहें जी मैं ही कर रहा हूँ, फेयर इनफ। लेकिन एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए या प्री मेजर्स लेने से पहले आपके माइंड सेट में हो गया फॉर द टाइम भी, ठीक है मैं अभी कर रहा हूँ, छोटा सा स्टार्टअप है, हमने स्टार्ट किया है, फेयर इनफ। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपने ये तमाम एसओपीज बनानी है कि कौन क्या काम कर रहा है और किस तरह से काम करेगा। फिर हम आते हैं अपने 7 एसपीज के ऊपर, यानी कि एसपीज के ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो प्री सेशन से पहले, इसलिए हम कहते हैं माइंडसेट में ज़रूरी है कि अपनी एक वेबसाइट हो। लोग अपनी वेबसाइट ही नहीं बनाते, जो कि अपना एक डोमेन कोई भी हो। मैं इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा खुदा के लिए अपना कोई बजट रखें तो इस तरफ आए। बजट है वो और बात है कि बिजनेस के लिए, और ये हमने देखा हुआ भी है कि आईडी के लिए भले आपके पास पैसे नहीं हो, पैसे आ जाते हैं, उसकी भी ट्रिक्स है, एंड बिजनेस में कैसे आ जाते हैं वो अलग सेशन में कर लेंगे। लेकिन आपका जो भी बिजनेस हो उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट हो। आज के इसके दौर में नोबडी नोज, लोग आपकी वेबसाइट और ये इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं, ठीक, ये होना चाहिए। उसके अलावा आपका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो कि जिसके अंदर तमाम, जैसे इस वक्त हमारे साथ अगर 360 डिजिटल आई से हमारे पास बाबर साहब हैं, तो इनका अपना फेसबुक भी है, इनका ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल भी होगा, और इसके अलावा इनका व्हाट्सअप भी अपना एक डोमेन चैनल होगा। तो मकसद कहने का ये है कि जितने लोग सोच रहे थे कि इनमें तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई पैसा नहीं देना, इसके तो आप अकाउंट वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन प्री इंक्यूबेशन जो आपकी जो एसओपीज है, इसके लिए लाजमी है कि आप लोग इस के ऊपर वर्कआउट करें आने से पहले और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाएं। आखिरी के अंदर जो 9वां पॉइंट है वो ये है कि आपके पास ऑनेस्टी एंड द शेयर ऑफ अल्लाह, यानी कि जो काम करें, जो काम ईमानदारी से करें, चाहे वो किसी का अगर कोई बेटा आपके पास है उसकी इंटीग्रिटी यानी कि सालमियत रखें, जो प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका ख्याल रखें, रिलेशनशिप ख़राब मत करें पैसों के लिए, अपने डिसीजंस को ठीक करें, अपनी कमिटमेंट को देखें, बिहेवियर को देखें, भरोसा करें, भरोसा दें, जो काम करें हक अदा से करें, क्योंकि यकीन करें इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, सी स्कीम्स हैं। मिसाल के तौर पे जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कभी आपका वास्ता पड़ा हो माई डायमंड और मुख्तलिफ इस तरह की कि आपने कुछ ऐसी शेयर बनाए, शेयर का कुछ भी नहीं है कि लाएँ आप मुझे 10,000 रुपये दें, हर महीने हम आपको 100 रुपया देंगे, और ये इस तरह के बड़े कारोबार चलें और लोगों ने कमाया है। वो पूरा एक मॉडल होता है। मॉडल को क्या होता है कि 10 बंदे, शुरू में 2 बंदे आए, 2 ने 1000 दिए, कितने हो गए जनाब अली? 2000 रुपये, ऐसे ही है। दोनों ने कहा, और फिर अगले एक महीने बाद दोनों को 100 रुपया दे दिया, ठीक है भाई, टोटल कितने थे? 2000, तो माइनस कितने हुए? 1800। अभी भी उसके पास पूरे पैसे मौजूद है, वो बड़े खुश हुआ यार पैसे आ रहे हैं। उन्होंने अगले को बोला, इस तरह की मैं स्कीम बता रहा हूँ, चलते हैं। फिर अगले को बोला तो तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, और जब चौथा आया तो बेसिकली पैसे 3 महीने तक सबको गए, लेकिन ऑलरेडी लोगों के 1000 आ गए, तो टोटल उसके बाद 4000 हो गए। 4000 में 200 पहले दे चुका था, 200 बाद में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बाकी 2 और 4, यानी कि इसका मतलब ये समझ लें कि उन्होंने 600 दे दिए, लेकिन फिर भी कितने पड़े हुए हैं? 4 में 600 माइनस आपके पास कितने पड़े हुए हैं? होता ये कि पूरी कैलकुलेशन होती है कि 2 साल में, 3 साल में खत्म करेंगे, और आखिरी में मारा हो जाता है जो बेचारा फर्स्ट टाइम देता है, स्कीम खत्म। है जो पहले था उसने अगर 1000 दिए हैं तो कम से कम उसने 400 उसको मिल जाते हैं या 500, बाकी उसको भी नहीं मिलते। तो दैट हाउ थिंग वर्क। तो जो काम करना है अपने ऑनेस्टी से करना है, ईमानदारी से करना है, और उसके अंदर एक अल्लाह ताला का हिस्सा ज़रूर रखना है। चाहे अगर आपका जाना हो, मैं इस वक्त उस ब्रोस वाले का नाम बोल रहा हूँ जो आप लोगों को यकीन पता होगा, जब भी उम्रा या हज के साथ में जाता है, अलबैक उसका नाम है, तो वो उसने भी एक परसेंटेज रखी हुई थी। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार किए तो उसमें 1% अल्लाह नाम यानी कि लिल्लाह पे रख दिया, और उससे उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये एक 9 यानी कि आपके नवा जो आपका स्टेप ऑफ प्रोसेस है माइंडसेट डेवलपमेंट का प्री इंक्यूबेशन में। और आखिरी में बिलीव इन योरसेल्फ, जो आपको यहाँ से देख रहा हूँ कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो खुद एतमादी है
एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, वो नहीं, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन अल्लाह, इस्तकामत के साथ, सब्र शुक्र के साथ जब आप रहेंगे तो आपको अपने ऊपर यकीन होगा और आप लोग जो है वो अपने हर टारगेट को इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये वो 10 बेसिकली एसपीज थी जिसकी हमने बात की। थोड़ा सा मैं आखिरी में इस वक्त, क्योंकि 6:05 होने वाले हैं और हमने 10 मिनट में अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेने हैं लोगों से, या फेसबुक लाइव के ऊपर भी। तो बेसिकली जो हमने पहले बात की, इस माइंड की बात की, ये माइंड हो गया, ये सेट हो गया, इसको हमने किया तो ये कुछ कंफ्यूजन हो गई जो हमने कहा आने खोलने से पहले एक बिजनेस, ये आपके पास इश्यूज दिमाग में आ रहे होते हैं तो हमने कहा उसको क्लियर करें। क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमने एग्जांपल दी एम्प्टी योर बाउल की, कि प्याले को खाली रखे मीन्स इस चीज़ को मानने कि मुझे नहीं आता, अपनी मैं को मारे, ये बली बना देती है तो बिजनेस कैसे नहीं चला सकता। उसके बाद जब आपने मान लिया कि मुझे नहीं आता तो ये आपके दिल से डर खत्म कर देगी, हारने का डर, लर्निंग का डर नहीं, लर्निंग का शौक, हारने का डर निकाल देगी। जब ये आप तो आप अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपनी जो कैफियत है दिमागी तौर पे मुख्तलिफ पाएंगे, शुक्रगुजार हो जाएंगे। शुक्रगुजार होने के बाद अपने मैक्सिमम पे काम करेंगे और फिर ये जो 10 एसपीज हमने आपको बताई हैं कि अपना स्टार्टअप खोलने से पहले, बिजनेस खोलने से पहले इंशाल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर इनकेस नहीं भी होगा तो हमारे लिए भी लर्निंग है, क्योंकि मैंने आज आपसे एक बात की है, यकीन करें आपको ज़िंदगी में काम आएगी कि फेलियर इज़ नथिंग 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 नथिंग, सक्सेस लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो सवालात हैं वो पूछिए, बाकी 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह हम आपसे सवालात देंगे, प्लीज़। जी बाबर साहब। जी सर, तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताएंगे कि इनक्यूबेशन, प्री इनक्यूबेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल किसी इनक्यूबेशन या एक्सेलरेशन के प्रोग्राम में जाए भैया, तो क्यों ज़रूरी है, आप क्यों रिकमेंड करते हैं कि हमें इनक्यूबेशन की तरफ जाना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए उनको जाना चाहिए कि प्री इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि जी मैंने भी कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, जब कुछ करना चाहता हूँ तो उसके कुछ मेजर्स हैं जो अभी आपको बताए गए हैं। ठीक है, सब लोग आएंगे, इनको समझेंगे, इस पे अमल करेंगे। ठीक, बात ये कि अगर आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाए, स्टार्टअप बन गया, चल गया, फिर वो एक्सीलेटर पे आ गया, फिर एक्सीलेटर का काम तो सिर्फ ग्रोथ का काम है और स्केल अप जो इसका हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, प्री इंक्यूबेशन का मतलब ये है कि आपने अभी इंक्यूबेशन में भी नहीं आए, मतलब आप तो अभी बेसिकली एक ख्यालाती तौर पे है, नज़रिए पे है। तो उस नज़रिए में जो हमने माइंडसेट की बात की, तो माइंडसेट अभी आपको एक पूरा मॉडल दिखाया, इस मॉडल को आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार हम सर समझे क्यों, हम तो डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, आप काम करें, मॉडल को देखें, इस पर काम करें। माशाल्लाह, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है इनक्यूबेशन के प्रोग्राम के हवाले से। एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया के अंदर या जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कराची के अंदर स्पेशली सेशंस हो रहे होते हैं, वर्कशॉप होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, और माशाल्लाह आप फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, आपका वो भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम ज़्यादातर यहाँ बहुत सारी चीज़, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि एकेडमिक और रट्टा बेस्ड सिस्टम है, तो आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस भी वो है जो रियल एंटरप्रेन्योरियल माइंड है। क्योंकि यूएसए की बात अगर की जाए तो वहाँ 97.5% जो है बेसिक स्टार्टअप्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अमेरिका की इकॉनमी को चला रहे हैं। तो अगर मैं रंग हूं तो आप करेक्ट कर दीजिए। तो आप वहाँ के हवाले से और यहाँ के हवाले से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड किया करें। और फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे जब सारे ही नए स्टार्टअप्स जब जाते हैं इनक्यूबेशन एक्सेलरेशन के प्रोग्राम में तो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसकी कुछ अगर टिप्स बता दें, रिजेक्ट क्यों होते हैं, किस बेस पे, और अगर रिजेक्शन बेसिकली क्योंकि 4-5 स्टार्टअप्स अप्लाई कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उनके पास अपॉर्चुनिटीज महदूद होती हैं। तो वो कौन सी टिप्स हैं कि जिसकी बेसिस पे वो जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं
लेकिन अगर रिजेक्ट होते हैं तो वो उनको क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि मेरे पास अपनी खुद स्टोरी, हम भी पहले काफी बार रिजेक्ट हुए या कोई, लेकिन हमने ये नहीं समझा, हमारे स्टूडेंट्स ज्यादातर या हमारे स्टार्टअप्स ये समझते हैं कि हम अगर रिजेक्ट कर दिए हमारा आइडिया ही फेल है, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बात कर दें डिटेल के साथ। जी बिल्कुल, मैं बात कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का फजल है। खैर इसमें तो मेरा क्या कमाल और जमाल के एक्सपोजर बिल्कुल है, अमेरिका का भी है, इंग्लैंड का भी है। तो बिल्कुल इंग्लैंड में जो आपने कहा, हाँ काफ़ी हद तक परसेंटेज तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यस वहाँ पर जितने भी मेजॉरिटी जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके अपने ऑलरेडी सबके स्टार्टअप चल रहे हैं। एक तो कल्चर, दूसरा इन्वायरमेंट मैटर करता है, क्योंकि जो वहाँ पे हमारी जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ओहायो स्टेट में उनके जो प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हर फैकल्टी स्टार्टअप कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, ऐसा क्या है कि मतलब आप लोग लगे हैं? उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ जॉब की अनसर्टेनिटी है। मैंने कहा क्या है जी? कह रहा है इतनी अनसर्टेनिटी है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, यानी कि मैं प्रोफेसर गणेश की बात कर रहा हूँ, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के, जो कि एंटरप्रेन्योर शिप के वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा यार मेरी जॉब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं कल आऊँ और यूनिवर्सिटी कहे जी हम आपसे माजर चाहते हैं हाई एंड पर। तो कह रहे जिसकी वजह से हर शख्स ने जो फैकल्टी है, जो उन्होंने उनके मुताबिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर फैकल्टी एक स्टार्टअप करती है स्टूडेंट के साथ मिलके उससे, ताकि वो उसका एक बैकअप प्लान होता है, ताकि इन केस अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाए तो व्हाट नेक्स्ट है। तो एक तो ये बात ये हो गई है। बाकी जो आपने बात की यहाँ और वहाँ में जो फर्क है, जो मैंने देखा है इतना बहुत टैलेंटेड है। तो जिन हालात में खुदा की कसम यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, आप बिलीव करें हम लोग उन लोगों से बहुत बेहतर है। ये नहीं कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। मैं किस तरह से बताऊँ? इंग्लैंड की बात करूँ, वेलफेयर स्टेट है, आपके पास पैसे नहीं हो तो भूखा नहीं मर सकता बंदा। उसको गवर्नमेंट की तरफ से इतने पैसे मिलेंगे, जो ठीक है आप गवर्नमेंट ने उनकी कम कर दी है, इतना है कि वो जिंदा रह सकता है, भूखा नहीं मरेगा, घर में भी रह लेगा इज्जत से। तो कहने का मकसद ये है कि ये फ़र्क है। जबकि हमारे यहाँ तो ना कोई वसाइल हैं, ना ही कोई चीज़ें हैं। ठीक है स्टार्टअप कल्चर आ रहा है, लेकिन आप बताएं ना कि आज कोई बच्चा उठ के आ जाए मेरे और आपके पास या किसी भी कंपटीशन में, कहे कि सर मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, कितने लोग उसको फंड करेंगे? भले उसका आइडिया जैसा भी हो। क्योंकि मसला ये है कि वहाँ पर जो स्टार्टअप के लिए आता है, क्योंकि वो फैशन के तौर पे नहीं आता, वो उसको प्रोफेशन रिफ्लेक्ट, यानी कि एक प्रोफेशन के साथ आता है, यानी कि पैशन रिफ्लेक्ट योर प्रोफेशन। तो एक पैशन के साथ आगे प्रोफेशन की तरफ जाता है, ठीक है, और उस पर आके वो रियली मेहनत करता है। जबकि यहाँ पर भी लोग ऐसे हैं, कम है, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे फंडिंग ना होने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से रह जाते हैं। लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर्स की मैं बात करूँ या इनोवेशन सेंटर्स की, पाकिस्तान में भी लोग समझते हैं कि यहाँ आएंगे तो फंडिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कनेक्ट करा सकते हैं, हम अपनी बात करें या और इंक्यूबेशन को कनेक्ट कराते हैं। काम आपने करना होता है, जिसकी हम बात करते हैं। मैं खास करके अपने अगर इंक्यूबेशन की बात करूँ तो हमारा सिर्फ काम ये है कि हम डायरेक्शन सेट करते हैं, सेट योर डायरेक्शन। अब आप ये तीसरी बात थी, वो ये थी कि आप हमें ये बताएं कि तीसरी बात कि यहाँ और वहाँ में किस तरह से वो अपने आप को रिजेक्शन से बताएं। ऐसे ही देखें, अभी हमने बात की कि फेलियर इज नथिंग, याद रख लीजिएगा, फेलियर इज नथिंग। ये मैंने अभी आपको बताया कि फेलियर कुछ है ही नहीं ना, या तो लर्निंग है या फिर सक्सेस है। तो हर दफ़ा हर चीज़ को पहले लर्निंग समझें और सक्सेस समझें। अब आप कहिए लर्निंग ना हो, मुझे सक्सेस ही हो जाए, तो ये सर बाबर भाई मैं स्टूडेंट को कहूँ ना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि यार लर्निंग के बगैर तुम कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हो? जिसको तजुर्बा नहीं है तो कैसे करोगे? तो इस रिजेक्शन को खुदा के लिए रिजेक्शन ना समझो, इसको फेलियर ना समझो, इसको लर्निंग समझो। नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर, जो मेरा अपना जाती कॉल है कि हारने से नहीं डरना। जो आज का आ रहा है ना, कोरोना डरना नहीं लड़ना है, तो हारने से डरना नहीं डरना है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। और आखिरी में जो आपने थोड़ा एग्जाम सिस्टम की बात की हमारे, तो बिल्कुल इसमें एक रट्टा एप्लीकेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि
हमारे यहाँ जो ग्रेडिंग मिलती है वो रट्टे पे मिलती है, माजरत के साथ सर, सॉरी, ठीक है ना। हालांकि मैं HEC का ट्रेनर भी हूँ तो मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि स्किल सेट पे अभी तक हमारे यहाँ डिग्रीज नहीं मिली। अगर स्किल सेट पे डिग्रीज मिले तो यकीन करें जो आज A1 A ग्रेड भरपार आ रहे हैं, भरपार कम हो जाए। अब दिखा दें मुझे इंग्लैंड में, अमेरिका के अंदर, सीरियसली, तो जिसमें हमारे यहाँ A1 इंटर के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर हाईली जीपीएस आती हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों से कंपेयर करें तो इतनी हाईली जीपीएस वहाँ नहीं आती, या इतने A1 ग्रेड इंटर में नहीं आते, A1 ग्रेड A ग्रेड जितने हमारे यहाँ से लोग नंबर्स लेके जा रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि उन्होंने अपनी जो लर्निंग है वो स्किल सेट पर रखी है और उसी पे मार्किंग रखी है। हमने जो मार्किंग रखी है वो हमने नंबर्स पे रखी है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चे लोग रटते हैं, रट के आगे आते हैं, जीपीएस लेते हैं, फिर यही होता है कि नौकरी मिलती नहीं है और बाज़ औक़ात तो मिल जाती है, तो वो जो है वो इस तरह से। जी सर, मैं इसी के कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से सर एक आया है अभी। अच्छा, ये है हमारे पास कि आई एम फ्रॉम बहरिया, इमरान। अच्छा ठीक है जी, और यहाँ से वो बेसिकली एक बात कर रहे हैं और वो अपना बता रहे हैं कि हमें बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, एग्रीड एग्रीड। इमरान जो है, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करूँगा। इन्होंने मुझे भी कुछ मैसेज करके कहा है एग्रीड। तो वो बात वही है कि देखिए, अगर ईमेल्स की बात करें ना और ये कह के जी BIC को जानता नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जितनी ईमेल्स मैं यूनिवर्सिटी में करता हूँ, ये असल में इन्होंने पर्सनल सवाल किया यूनिवर्सिटी के हवाले से, कोई भी नहीं करता होगा। हाँ, आगे वो अगर स्टूडेंट से नहीं शेयर कर रहे तो अब उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, ये मैं प्रोसेस करना चाह रहा हूँ कि किसी तरह से जो हमारी यूनिवर्सिटी में, सर क्योंकि HEC की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आती है बहरिया, तो मैं HEC ने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ईमेल दिए हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम जिंदा करवाएं उन ईमेल्स को, और वो ईमेल्स मेरे पास आएँ, तो ताकि हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकें। और इस दफ़ा सर क्योंकि कोरोना हो गया, कि ये मैं लास्ट ईयर से फील कर रहा था कि जो बेचारे नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता होता। रेस है ना सर नंबरों की, रेस में लगा देते हैं, तो उस चक्कर में उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में BIC भी एग्जिस्ट करता है और डिपार्टमेंट भी करते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि टीचर्स भी आमतौर से उनसे शेयर नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल क्लैमाथॉन बेसिकली हुई थी और उसके अंदर मैंने बड़ी अप्रोचेस की थी, बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं आपकी बात करूँगा वाले से इमरान। और प्लस मैंने अपने तौर पे, बस मत पूछें कितने लोगों को ले जाना चाहा था, और फिर आखिरी खड़े थे बहरिया से वहाँ पे, मैं स्पीकर, जज प्लस 2-3 स्टूडेंट्स। जी बाबर साहब। ये सर एक किस्मत शेरनी है, इनसे क्वेश्चन ले लें। जी आप बोलें, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका माइक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सैयद रिजवान अली साहब, जो सेशन था वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू। एंड 360 डिजिटलाइज बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों ने अरेंज किया था, तो मुझे बहुत मजा आया। और क्वेश्चन मेरा इस हवाले से था, क्या आप लोगों का कोई प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पर कोई फेसबुक ग्रुप जहाँ आप लोगों से टच में रहे कि मतलब मजबूत? जी बिल्कुल, मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर दे दूं कि हमारे बिल्कुल ग्रुप्स हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं। 360 डिजिटलाइज और 360 सोशलाइज का प्लेटफॉर्म है हमारे साथ। सर रजवान भी मेशन के लिए जुड़े होते हैं और इससे हम सर रजवान को भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमें भी। हम थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको 360 डिजिटलाइज और सोशलाइज के का उन लोगों को दे दूं जो नहीं जानते, पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। बेसिकली हमारा 360 सोशलाइज और डिजिटलाइज एक डिजिटल 360 डिजिटलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल मार्केटिंग के वन विंडो सॉल्यूशन सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको कास्ट बेस पे या मिनिमम कास्ट पे हम सारी चीजें फैसिलिटेट करते हैं। प्री इंक्यूबेशन से लेके एक्सेलरेशन तक की सर्विसेज, जरूरी नहीं है कि सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, बल्कि हम कनेक्ट करते हैं, उन लोगों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। बेसिकली उनको मेंटोर के साथ मिला रहे होते हैं, इंक्यूबेशन के साथ मिला रहे होते हैं, उनको गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे होते हैं। अच्छा, 360 सोशलाइज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूथ से रिलेटेड सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, बल्कि उनको हमारे चैनल के थ्रू जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की हों या नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हों, NGOs की हों, वो सारी हम एक प्लेटफॉर्म से फैसिलिटेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और
स्पेशली हमारे जॉब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे हम काम कर रहे होते हैं। प्री इंक्यूबेशन की बात की जिस तरह, क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टार्टअप्स की या जितने भी नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनकी बिजनेस मॉडल या प्रेजेंटेशन फेसिबिलिटी रिपोर्ट ये वीक होती हैं, जिसकी बेस पे वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। हालांकि उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, उनकी चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं काम। तो इन चीजों में सब में हम मिल फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और रेगुलर बेसिस पे इस वक्त भी हम इस सिचुएशन के अंदर भी डेली बेसिस पे कोई ना कोई सेशन कर रहे होते हैं। आप काइंडली 360 डिजिटलाइज या सोशलाइज के पेज को विजिट करें। और साथ में एक अनाउंसमेंट कर दूंगा कि फीडबैक फॉर्म का लिंक ऊपर मैंने शेयर किया है, हर बंदे को पर्सनली भी शेयर किया है, तो काइंडली फीडबैक जरूर आप दीजिए। वहां कमेंट्स में भी आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई व्यू पॉइंट हमारा बताना चाहते हैं तो वो भी जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। तो काइंडली किसी भी हवाले से आपको हेल्प हो तो 360 डिजिटल आइज और सोशल आइज के हवाले से हेल्प ले सकते हैं। मैंने 360 सोशल आइज का आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। काइंडली पेज के जरिए भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। और आप डेली अगर कोई नए सेशंस हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेज को विजिट कीजिए, इंशाल्लाह आपको वहां से सारी मालूमात मिलेगी। और रजवान साहब के साथ अगर कोई मजीद, रजवान साहब सर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ जी, बस बिल्कुल मैं शेयर करूँगा इस तरह से कि लास्ट के अंदर, क्योंकि हर दफ़ा मैं कोई ना कोई इस्लाही बात करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, तो आज भी एक हम इस्लाही हम बात करेंगे। वो ये कि है तो बेसिकली एक बज़ाहिया सी बात, लेकिन उसमें बड़ा सबक है। वो ये कि एक बादशाह होता है, तो वो अपनी खैर ऐलान कर देता है रियाया में कि मेरे मरने के बाद कौन है वो शख्स जो एक रात मेरे साथ कब्र में गुजारेगा, मैं आदि जन्नत नाम कर दूंगा। बहरहाल अब वो पूरे उनकी सल्तनत में खबर पहुंच जाती है, तो लिहाजा चुनाचा एक इंतहाई गरीब शख्स आ जाता है और वो कहता है कि भाई मैं बहुत ही गरीब हूँ, तन पे ये चादर के जो मैंने बांधी है नीचे, उसके अलावा ये हाथ में औजार है घास काटने का, मैं तैयार हूँ बादशाह साहब। लिहाजा चुनाचा कुछ अर्सा गुजरता है, कई सालों बाद बादशाह का इंतकाल हो जाता है, तो उसके वादे के मुताबिक कब्र में इसको लिटा देते हैं। तो लिहाजा फरिश्ते आते हैं सवालात के लिए, कहता है यार बादशाह तो क्योंकि अभी मरा हुआ कहाँ जाएगा, जिंदा है, इससे बात करते हैं। हाँ भाई हिसाब शुरू करें। तो वो कहता है जी बिल्कुल करें, मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, कुछ नहीं है, ये चादर है, ये औजार है। उन्होंने कहा अच्छा, ये जो औजार है जिससे तुम घास काटते हो, इसके ऊपर का लोहा, या ये चलो बता दो कि जो नीचे लकड़ी लगी हुई है वो लकड़ी कहाँ से आई, जरा जवाब दो। खैर करते करते वो आती है, वो आते हैं वजीर, कबर खोदते हैं, जैसे ही निकलता है भागना शुरू कर देता है। कहता है रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो, सल्तनत पड़ी आदि तुम्हारे लिए। तो भागते भागते वो गरीब शख्स कहता है कि एक लकड़ी का तो हिसाब दे नहीं सका, एक लकड़ी का हिसाब तो दे नहीं सका, आधी सल्तनत का हिसाब क्या दूंगा। मकसद ये है कि जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि अगर हर शख्स को इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे ये यकीन हो जाए कि उसने मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, कब्र में हिसाब होगा, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। खुदा की कसम कोई करप्शन नहीं करेगा, कोई डिसऑनेस्टी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये एक इस्लाही बात थी, मीन्स एक ऐसी जोक भी था, लेकिन हकीकत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लोगों को जो अभी आप लोग सुन रहे हैं वो ये कि ज़िंदगी में whatever you want to do it, just do it, be honest, and you need to remember that Allah is watching to you. He is watching to you, and you need to give all the answers what you have done in your life, because life is a gift. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक तोहफा है। तो बहरहाल तो इसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये अप्लाई करें, कोई खबर नहीं, कोई झूठ नहीं। अब आजकल देख लें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मास्क सैनिटाइजर का क्या हाल है। जितने लोग अभी सुन रहे हैं या फेसबुक पे जो हमारे साथ लाइव है, वो क्या है, यही है ना कि द प्राइस डबल से हो गई ऊपर। वो मास्क जो मेरे पास अभी रखा था
एक तो TTF है वो मैं कम लगाता हूँ, जो N95 के रेसिप्रोकल है, यानी कि अपनी उसका जैसा है, और दूसरा जो 1 रुपए का मिलता था तो जो है वो अब 24 रुपए का मिल रहा है। बहरहाल शॉर्टेज है जो भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो भाई आपने यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट फॉर दैट, डोंट बी गो फॉर द मनी। ठीक है, कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं इनके कारोबार बंद हो गए, ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये सर सबके लिए मेरी नसीहत थी। एंड के अंदर सेशन के बाद कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, और इस चीज़ का दिमाग में रखें कि आपका हिसाब होगा और अल्लाह ताला को ये हिसाब देना होगा। सर सर ये में एक छोटी सी अनाउंसमेंट मजीद है कि कल हमारा एक और सेशन होगा 2 बजे से 5:30 तक ICMA पाकिस्तान के और आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के फेलो मेंबर हैं, वो इस इंस्टीट्यूट को इस प्रोग्राम को लीड करेंगे आपको के इंस्ट्रक्टर। और ये है बेसिक अकाउंटिंग बेसिक एक्सेल के हवाले से, क्योंकि हर स्टार्टअप को बिजनेस को एक्सेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग की उसको बेसिक अकाउंटिंग की नीड होती है। और फिर कोई भी स्टार्टअप जो है किसी अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकता, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बेसिक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2.5 घंटे में जितना भी सिखा सकें जरूर करेंगे। फ्री ऑफ कास्ट सेशन है, मैंने लिंक आप लोगों को फिर से शेयर कर दिया है। 2 बजे से 5:30 बजे तक है, काइंडली आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। एक्सेल के हवाले से बेसिक ही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो बेसिक आपकी नीड और ज़रूरत हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू रजवान साहब कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और हमारे पार्टिसिपेंट्स को स्पेशली आपने सर दिया, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, फीडबैक के हवाले से कोई क्वेश्चन आया? फीडबैक आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और आप बेसिकली यहाँ आपको यहाँ से कॉपी करके फिर करना पड़ेगा प्लीज। तो आज का सेशन हम यहाँ ही एंड करते हैं रजवान साहब। बिल्कुल बिल्कुल इसको एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह के कंटिन्यू सेशन रखेंगे। इंशाल्लाह सर। थैंक यू। सुनने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अगेन आखिर में अगर कोई बात या